सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एज यू नो दैट अभी हम लोग थर्मोडायनामिक्स को स्टडी कर रहे थे। इससे पहले तक हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को कंप्लीट पढ़ चुके हैं। नाउ टुडे सेशन से, आज के सेशन से वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, अ न्यू टॉपिक दैट इज कॉल्ड योर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो आज से हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को स्टार्ट करेंगे एंड इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसमें दो स्टेटमेंट दिया गया, उन दोनों स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। लेकिन मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे केल्विन प्लांक स्टेटमेंट के बारे में। दो स्टेटमेंट है सेकंड लॉ में, एक आपका केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, एक है क्लोसियस स्टेटमेंट। ये देख सकते हो दोनों स्टेटमेंट। तो दोनों स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मेनली डिसाइड हम लोग डिस्कस करेंगे केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। आखिर इससे कौन किस तरह का इंजन बनाया गया है। देखो दोनों ही स्टेटमेंट से अलग अलग तरह का इंजन बनाया गया है। जैसे कि दो तरह के इंजन बात करें, एक होता है पंप, है ना, एक पंप होता है और रेफ्रिजरेटर होता है जो घर में यूज करते हैं हम लोग, सभी घर में यूज करने वाला आपका इंजन या मशीन है। और दूसरा एक आपका मशीन है जिसको बोलते हैं हीट पंप, सॉरी हीट पंप और हीट इंजन। तो एक इंजन हो गया, एक पंप वाला पार्ट हो गया, रेफ्रिजरेशन वाला पार्ट हो गया। तो इन दोनों अलग अलग स्टेटमेंट अभी आपको समझ में अगर नहीं आ रहा तो बिल्कुल टेंशन ना लो। आपको जब लेक्चर कंप्लीट होगा ना, उसके बाद आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने लगेगा कि क्यों हुआ, क्या हुआ, ए टू जेड क्लियर। साथ ही साथ PMM2 यानी कि परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड। याद करो हम लोग पढ़े थे फर्स्ट लॉ में PMM1 के बारे में, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को वैलिड करता है। ठीक है, सॉरी वॉयलेट करता है, वैलिड में बोल रहा हूं, वॉयलेट करता है यानी खंडित करता है, उसको नहीं मानता है। यहां पे बात करेंगे PMM2 का, जो कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को वॉयलेट करेगा, खंडित करेगा, उसको नहीं मानेगा। तो आखिर में PMM2 क्या होता है, इन सब के बारे में आज के इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करने वाला हूं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कोर्स वर्क, क्योंकि सेकंड लॉ से क्वेश्चन आपका अच्छा खासा बनता है। ठीक है, चाहे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन रहे या थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन रहे, फिर वन लाइनर क्वेश्चन रहे और चाहे न्यूमेरिकल रहे, सभी तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है सेकंड लॉ से। तो चलिए इस इंपॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला सेशन, काफी ध्यान से आप सारे स्टूडेंट को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। चलिए बात करते हैं सेकंड लॉ। देखो मैं क्या करता हूं, जब भी कोई टॉपिक को पढ़ाता हूं तो आप लोग को मैं ये बोलता हूं कि जब भी कोई नया लॉ पढ़ो, नया थ्योरी पढ़ो, तो आप ये जानने का ट्राई करो कि आखिर इसका जरूरत क्या पड़ा, पहला में क्या कमी था, है ना, कि भाई सेकंड का जरूरत पड़ा, कुछ ना कुछ कमी था जो भरपाई नहीं कर पा रहा था, या फिर इंसान का नेचर ही हो जाता कि ज्यादा, अगर आपके पास जो भी चीज है इतना ज्ञान है तो आप चाहोगे और पढ़ाई करूं और ज्ञान बटोरूं, है ना। हर कोई, सभी का क्या होता है कि कभी आपूर्ति पूरा नहीं होता है, हमेशा जो नीड होता है वो बढ़ते जाता चला जाता है। तो एज ए इंजीनियर हम लोग हमेशा सोसाइटी को, सोसाइटी के लाइफ को और इजी करने के लिए, बेटर करने के लिए हम लोग और रिसर्च करते हैं और चीजें करते हैं। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जरूरत क्या पड़ा, इसमें क्या ऐसा नया नया चीज मुझे मिला जो कि फर्स्ट लॉ मुझे नहीं दे पा रहा था, और फर्स्ट लॉ का क्या कमी था जिसको पूरा किया सेकंड लॉ, जिसके चलते इसको मुझे इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो पहले वो समझेंगे कि फर्स्ट लॉ में क्या कमी था। देखो तो अगर मैं बात करता हूं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोला था, वो बोला था मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बारे में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, दैट एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, ओनली कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी कि जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसको ना तो क्रिएट कर सकते हैं, है ना उसको बना सकते हैं, ना ही उसको विन्यास यानी खत्म कर सकते हैं, केवल एनर्जी के फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। काइनेटिक टू पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल टू लाइट एनर्जी, लाइट टू साउंड एनर्जी। हम लोग जितना भी इंजन यूज करते हैं डेली बेसिस पे, पूछा जाता है, हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना 8 9 10 में, क्या पढ़ते थे कि डायनेमो जो होता है वो किस एनर्जी को किस एनर्जी कन्वर्ट करता है। जैसे लाइट बल्ब देख लो आप, बल्ब क्या करता है, जो आप पढ़ रहे हो नाइट में, तो वैसा बल्ब आप बोलोगे सर जी उधर से लाइट एनर्जी आता है और वो मेरा हीट एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, सॉरी जो इलेक्ट्रिसिटी, मान लो दिस इज माई बल्ब, ये मेरा फिलामेंट है, तो बल्ब से इधर आ जाता है क्या, मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यहां से आपको लाइट भी मिलता है ना, लाइट मिलता है और प्लस आपको हीट भी मिलता है ना। तो क्या मिलता है, हीट। तो लाइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एंड हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसी तरह से कोई भी चीज है, जैसे लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर भी क्या करता है कि इधर से देते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो मेरा कन्वर्ट करता है साउंड एनर्जी में, वो क्या करता है मेरा साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सारे के सारे क्या करता है, एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये तो हो गया किसका कहानी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। अभी तक कोई गलती आपको नजर आया फर्स्ट लॉ में, सर कोई गलती नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब बारी याद आता क्या, हम लोग ये भी देखे थे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग प्रोसेस के लिए भी बात किए थे। प्रोसेस में क्या बात करे थे कि एक पॉइंट में, एक कोई भी पॉइंट लेते हैं और चेंज हम लोग बात करते हैं प्रेशर का, वॉल्यूम का, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट में कुछ प्रेशर होता है P1, कुछ वॉल्यूम होता है V1, राइट, P1 और V1। सेम अगर दूसरा पॉइंट भी आ जाते हैं, ये पहला पॉइंट है, दूसरा स्टेट है, स्टेट बोलते हैं पॉइंट को, स्टेट क्यों, स्टेट क्या आ जाता है, जो एक मेरा स्टेट को दिखाता है कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसकी प्रॉपर्टी को भी शो करता है। प्रॉपर्टी मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कोई भी, जैसे यहाँ पे दो प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, जो मेरा प्रेशर है और वॉल्यूम है,
तो जब दूसरा जगह में आ गए, यहाँ का भी कुछ मेरा अलग प्रॉपर्टी होगा, यानी अलग प्रेशर होगा और अलग मेरा यहाँ पे वॉल्यूम होगा, P2 एंड V2। तो ये हम लोग बात करते हैं मेरा प्रोसेस है, और इस तरह कई सारा प्रोसेस मिलके बनता है, 3 गए 4 गए, हो सकता है रिवर्सिबल प्रोसेस आ जाता है, रिटर्न आ जाता है। तो प्रोसेस के लिए भी बात करते हैं, साइकिल के लिए बात करते हैं। तो प्रोसेस के लिए हम लोग देखे थे कि प्रोसेस के लिए क्या आ जाता है कि सम ऑफ द डेल Q इक्वल टू du प्लस डेल W, मतलब जब आप हीट देते हो तो वर्क डन मिलता है, कुछ मेरा इंटरनल एनर्जी के रूप में लॉस भी या फिर वो वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। और वही साइकिल का बात करेंगे तो चूंकि du है प्रॉपर्टी है सिस्टम का, तो इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम होता है, जब रिवर्स आ जाते हैं घूम के साइकिल के लिए तो जहां से स्टार्ट करते हैं वहीं आ जाते हैं, तो इसलिए उसका चेंज 0 हो जाता है, इसलिए du हो गया खत्म, तो बचता है डेल Q इक्वल टू डेल W। तो यहां तक मेरे को पता था। अच्छा, फिर हम लोग बात किए थे फर्स्ट लॉ में ही, अभी सब कहानी चल रहा है मेरा फर्स्ट लॉ का, ध्यान रखना अभी फर्स्ट लॉ का, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं कि फर्स्ट लॉ क्या बोला था, फिर क्या कमी था वो मैं डिस्कस करूंगा, पहले आप समझो कि क्या बोला था। फिर बात किए थे PMM1 का, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। ये क्या बोलता है सर? ये बोलता है कि एक ऐसा इमेजिनरी हम लोग इंजन के बारे में बात करते हैं। क्या बात करते हैं? इमेजिनरी इंजन। इमेजिनरी इंजन मतलब क्या होता है? जो रियल लाइफ में इस तरह का इंजन बनना पॉसिबल नहीं है। तो सर वो इंजन क्या बोलता है? वो इंजन ये बोलता है कि हम लोग ऐसा एक सिस्टम को या इंजन को बना सकते हैं जो कंटिन्यूसली मेरा काम किए जा रहा है। जैसे मैं अगर बोलूंगा कि आपके पास ऐसा पंखा है ना जिसको आप कुछ भी एनर्जी नहीं, ना बैटरी लगा रहे हो, ना इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, ना कोई एनर्जी दे रहे हो, वो घूमते जा रहा है। या बाइक है जिसमें ना तो पेट्रोल मांग रहा है, ना डीजल मांग रहा है, ना सीएनजी, ना कुछ भी हाइड्रोजन गैस, कोई गैस कुछ भी एनर्जी नहीं दे रहे हो, और बाइक आपका चलते जा रहा है। या फिर आप इंसान हो, आप कुछ भी नहीं खा पी रहे हो, ना सांस ले रहे हो, ना पानी पी रहे हो, ना खाना खा रहे हो, ना कोई एनर्जी नहीं, और आप काम किए जा रहे हो, आप थक ही नहीं रहे हो। क्या ये पॉसिबल है? ये उसी तरह का इंजन का बात करता है कि एक ऐसा इंजन बना सकते हैं जो मेरा कंटिन्यूसली काम किया जाए विदाउट टेकिंग एनी सोर्स ऑफ एनर्जी। क्योंकि मेरा फर्स्ट लॉ ये बोलता है, फर्स्ट लॉ मेरा ये बोलता है कि कोई भी इंजन ऐसा बनाना इम्पॉसिबल है जो मेरा केवल काम किया जाए विदाउट टेकिंग एनी सोर्स एनर्जी। तो ये बोलता फर्स्ट लॉ कि जब तक आप कोई ना कोई एनर्जी नहीं दोगे तब तक दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करेगा। जैसे हम लोग बात करते हैं इंजन का, तो इंजन में हम लोग हीट एनर्जी देते हैं जिससे हम लोग वर्क डन करवाते हैं। ठीक है, अभी तक का सही है। तो लेकिन यही मेरा क्या होता था, ये मेरा वॉयलेट करता है, इसलिए बोलते थे कि अगर ऐसा इंजन बन जाए जो कि पॉसिबल नहीं है तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, PMM1, और ये मेरा वॉयलेट करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। अब देखो, अब यहां से खेल होता है स्टार्ट। अगर सर मैं यहाँ पे बोलता हूं कि मैं यहाँ पे देखो इस कमी को दूर करता हूं, PMM को मैं खाली, मतलब मैं बोलूंगा ठीक है इसको वॉलेट, अगर मैं ऐसा बोल देता हूं कि दिस इज माई इंजन, जिसको सिस्टम भी बोल सकते हैं, अगर उस इंजन में स्टडी कर तो सिस्टम हो गया। अगर मैं यहाँ पे बोल देता हूँ ये रहा, मैंने हीट दे दिया सर, और यहां से मैं वर्क कर रहा हूं, तो हो गया ना। अब ये तो वॉयलेट मेरा नहीं करेगा, तो मैं बोल सकता हूं इट नॉट वॉयलेट, नॉट वॉयलेट वॉयलेट्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, TD। अब देखो मेरा फर्स्ट लॉ का थर्मोडायनेमिक्स को वॉयलेट नहीं कर रहा, खंडित नहीं कर रहा। क्यों? फर्स्ट लॉ बोलता है कि हाँ अगर कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी दिए तो दूसरा फॉर्म एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या अभी तक बिल्कुल सही है? बिल्कुल सर, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि इसमें भी कमी है, इसमें भी कमी है, इसमें बुराई है, इसमें कुछ तो कमी है, अब बता क्यों? अगर मैं बोलूंगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के लिए क्या लिखते हैं, तो आप बोलेंगे सर प्रोसेस के लिए लिखते हैं डेल यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो आप ध्यान दो, हम लोग, मैंने आपको बताया था कि जो हीट होता है वो होता है लो ग्रेड एनर्जी। क्या होता है? लो ग्रेड एनर्जी होता है, क्लियर। और जो वर्क होता है दिस इज योर हाई ग्रेड एनर्जी, हाई ग्रेड एनर्जी हो जाता है। और हम लोग ये देखे थे, क्या देखे थे कि सर लो ग्रेड एनर्जी कभी भी 100% हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्जन नहीं हो सकता है, और यही तो हो रहा है। अगर 10 जूल को देते हैं तो ये तो 10 जूल डायरेक्ट हीट में कन्वर्ट कर दे रहा है, हीट से वर्क में, यहां लॉस है ही नहीं। कुछ लॉस हो रहा है, जब तक कि नीचे कुछ लॉस नहीं होगा, जैसे इस तरह बोलेंगे कि नीचे में भी कुछ ना कुछ मेरा एनर्जी जाएगा लॉस होके, तब तो बोलेंगे कि हाँ ये मेरा सही है, कुछ मेरा Q2 लॉस कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको नहीं ऐड करता हूं तब तो कमी रह गया मेरा फर्स्ट लॉ में। यही कमी को दूर करता है मेरा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यही यहां पे कहा गया है। देखो यहां पे क्या सेम चीज को यहां पे कहा गया, अगर आप ध्यान दोगे तो क्या कहा गया, PMM1 इट्स वॉयलेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बट देखो यहां पे क्या करेगा, हीट ले लिया गया और इंजन जा रहा है। तो देखो यहां पे क्या ले, PMM2, अभी भी मेरा सेकेंड लॉ को ये वॉयलेट करता, भले ये फर्स्ट लॉ को वॉयलेट नहीं कर रहा है। जैसे मैंने अभी इंजन बनाया ना यहाँ पे पीछे, ये मेरा फर्स्ट लॉ को वॉयलेट नहीं कर रहा, लेकिन मेरा सेकेंड लॉ को वॉयलेट कर रहा है। अब बोलेंगे कैसे सर? अभी समझो यहां से। इट देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, इट नॉट वॉयलेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बट इट वॉयलेट द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर बोलेंगे सर ये क्या बात हुआ? क्योंकि बात यही है डियर, क्योंकि इट नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट कंप्लीटली हीट इनटू कंप्लीटली वर्क।
क्योंकि हीट इज अ लोअर एनर्जी और वर्क इज अ हायर एनर्जी। तो हाई से लो कन्वर्जन पूरी तरह से पॉसिबल नहीं है। तो एंड इफ अगर ऐसा इंजन बनाया जा सकता है जो लो से लेकर हाई कन्वर्जन कर दे, तो फिर ये मेरा सेकेंड लॉ को खंडित कर देता है और ये मेरा बन जाता PMM2, जो कि ये भी एक तरह से इम्पॉसिबल साइकिल है। ये इम्पॉसिबल इंजन है या सिस्टम है जो मेरा हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर दे। ऐसा इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है। तो यहीं से उदय होता है मेरा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। तो अब नीड क्या पड़ा था, जैसे हम लोग देखे थे नीड मेरा क्या पड़ा था, जरूरत क्या पड़ा था, जरूरत ये पड़ा था एज वी नो द फर्स्ट लॉ गिव्स द ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द एनर्जी कंजर्वेशन बट नो इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी ऑफ द एनर्जी। दैट मींस हीट इज अ लोअर एनर्जी एंड वर्क इज अ हायर एनर्जी। ये बिल्कुल नहीं बताता है ना, ये बिल्कुल नहीं बताता। हम लोग बस पढ़े थे कि हीट मेरा लो ग्रेड होता है हाई ग्रेड, लेकिन ये हीट से लो की हाई से लो की ओर जा रहा है या फिर लो से हाई की ओर जा रहा है, ये सब के बारे में तो बात नहीं किए थे कि भाई जो हम लोग लिखे थे कि डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, तो क्या मेरा इसके इधर जा रहा है, इससे इधर जा रहा है, ये तो इक्वेशन बस लिख दिए थे। वर्क से हीट जा रहे, हीट से वर्क जा रहे, इसके बारे में तो कोई डिटेल नहीं पता किए थे, बस मैंने कहा था होता है, बट कैसे होता है, क्या होता है, सबके बारे में तो कोई फर्स्ट लॉ बताया नहीं था। तो मेरा बिल्कुल नहीं बताता किसके बारे में, क्वालिटी ऑफ एनर्जी के बारे में, कि कौन मेरा क्वालिटी लो है, कौन मेरा हाई है। तो एक तो मेरे को क्वालिटी पता करना है, तो पहला कमी तो मेरे को ये लगा। और दूसरा कमी ऑल्सो गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी। डायरेक्शन मतलब एक तो लगा कि चलो ये हो गया लो ग्रेड एनर्जी और ये हो गया हाई ग्रेड एनर्जी। अब दूसरा बात ये आ जाता है कि सर क्या मैं हाई से लो जा सकता हूं और क्या मैं हाई लो से भी हाई जा सकता हूं, अगर दोनों करना चाहो तो। जैसे बोलेंगे सर इसका क्या मतलब हुआ, मैं आपको बताता हूं बहुत अच्छी तरह से। सेम वही एग्जांपल ले लो, आप आग के पास खड़े हो, ठंडा का दिन है, यहां पे मैं क्या लगा दिया हूं, आग लगा दिया हूं, ये क्या है, मेरा फायर है। आप फायर पास जाके खड़े हो, तो मैं बोलूंगा कि आपको आग के पास खड़े क्यों होते हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसके पास ज्यादा टेम्परेचर है, T1 है, और आपके पास क्या है, T2 टेम्परेचर, और T1 इज हायर देन T2, क्योंकि इसके पास मान लेते हैं 250-300 डिग्री सेल्सियस का है और आपका बॉडी बहुत ठंडा 10 डिग्री सेल्सियस का है। तो हीट फ्लो कैसे करता है, आग से आपकी ओर हीट फ्लो करता है। तो हीट फ्लो कैसे करेगा, आपसे आपकी ओर, आप गर्म होगे। लेकिन अगर मैं आप ये बोलूं कि आप वहां जाओगे और आप खुद ठंडा हो जाओगे, मतलब आपका अंदर का जो भी थोड़ा मोड़ा हीट है ना, वो आंख आपके अंदर से खींच लेगा, क्या ये पॉसिबल है। बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, अगर मैं आपको बोलूं बिल्कुल पॉसिबल है। ये किया जाता है कहां पे, आपके घर का फ्रिज है वहीं किया जाता है। फ्रिज में क्या होता है कि आप कोई भी चीज, जैसे आप ठंडा हो ना 10 डिग्री सेल्सियस, तो पानी को रखो 10 डिग्री सेल्सियस। अब उस 10 डिग्री सेल्सियस पानी को आप और ठंडा करना चाहते हो, जमाना चाहते हो, जबकि बाहर में बहुत गर्मी है, गर्मी का दिन है वो, और बाहर में कितना है, लगभग 60 डिग्री सेल्सियस चल रहा, 50 डिग्री 40 डिग्री सेल्सियस है, मान लेते 40 है, 60 में तो जल जाओगे, मान लो 40 डिग्री सेल्सियस। अब आप क्या कर रहे हो, आप हीट को क्या होना चाहिए, एक्चुअल एक्चुअल जाना चाहिए आपके सराउंडिंग से, जो हीट है सराउंडिंग से आपका हीट और जाना चाहिए, और आपका जो पानी है 10 डिग्री से उसको गर्म करना चाहिए। लेकिन करते क्या है, इसी से हीट को निकाल के बाहर फेंकते हैं, है ना, और आपका फ्रिज और ठंडा करता है, इस 10 से वो 0 डिग्री सेल्सियस में आता है। देखो उल्टा काम किया ना, यही वाला काम किया कि आपका बॉडी में जो हीट बचा था वो आग की ओर चल गया और आप ठंडा और पड़ गए। ये करते हैं हम लोग, क्या ये बताता है मेरा फर्स्ट लॉ, नहीं बताता है। तो मुझे दो चीज की कमी को दूर करने के लिए सेकेंड लॉ को बनाया गया। तो हीट, क्योंकि हम लोग को क्या पता है, हीट जो होता है वो ऑलवेज फ्रॉम फ्लो करता है फ्रॉम दी हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। बट अगर हम लोग एक्सटर्नल वर्क किया जाए, क्योंकि देखो आप बोलेंगे सर आग के पास हम जाते तो मेरा हीट क्यों नहीं आगे जाता आग की ओर, हम लोग ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि वहां पे कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं किया जाता है। लेकिन हम लोग फ्रिज में कंडेंसर एक लगा रहता है, और वो कंडेंसर क्या कहता है, एक्सटर्नल वर्क करता है ऑन द सिस्टम, नेगेटिव वर्क। इसलिए कंडेंसर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी लेता है, समझ गए, नेगेटिव वर्क। वो वर्क प्रोड्यूस नहीं करता, वर्क को कंज्यूम करता है, समझ गए। जो भी इलेक्ट्रिकल हम लोग बैटरी में एनर्जी को कन्वर्ट करके रखते हैं, उस बैटरी से कनेक्ट कर लो मान लो, तो बैटरी आपका खत्म, सेल को खत्म कर देगा, तब जाकर फ्रिज चलेगा, मान लो जनरेटर से चला रहे हो तो क्या कहे, एनर्जी वो कंज्यूम किया, दिया नहीं, वो कंज्यूम किया। तो वो करके क्या कर रहा है, काम कर रहा। तो यही कहा गया, बट गिविंग एक्सटर्नल वर्क, अगर हम लोग वर्क सिस्टम में देते हैं तो कैन फ्लो फ्रॉम दी लोअर टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। तो लो से भी हाई हम लोग हीट को ट्रेवल करा सकते हैं, जैसे कि लो मतलब आपके बॉडी से भी हीट को लेकर आग में डाल सकते हैं, और आग का हीट थोड़ा बढ़ जाए कुछ डिग्री सेल्सियस, जो आपको पता नहीं चलेगा, और आप और ठंडे हो जाओ आग के पास जाके भी, ऐसे भी पॉसिबल है। तो ये इंजन में हम लोग करती हैं। तो ये क्या मेरा ये फर्स्ट लॉ बताया था, नहीं बताया था। सो दी अवॉइड दिस डिफिकल्टीज, इन सभी डिफिकल्टी को दूर करने के लिए, अबाउट द क्वालिटी एंड डायरेक्शन,
क्वालिटी एंड डायरेक्शन को दूर करने के लिए वी इंट्रोड्यूस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसीलिए पढ़ा मेरा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जरूरत, जिसमें बात की PMM2, जो यहां पे बात कर रहा है किसका, नो एनर्जी कैन ट्रेवल कंटिन्यूसली विदाउट एनी हीट इनपुट, वही कहा गया कोई इनपुट अगर नहीं देंगे तो मेरा वर्क नहीं करेगा, कुछ ना कुछ इनपुट मुझे देना ही पड़ेगा, पहला। और सेकंड क्या बोला, नो वर्क कैन बी प्रोड्यूस विद अ सिंगल सोर्स, और सिंगल सोर्स से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे दूसरा भी एक सोर्स देना पड़ेगा, यानी नीचे वाला को भी ऐड करना पड़ेगा, ये बोला सेकंड लॉ। इसलिए पहला हम लोग फर्स्ट लॉ का भी कमी निकल गया कि नीचे वाला हीट में कुछ हीट रिजेक्ट करा, उसके बारे में डिस्कस ही नहीं वहां पे किए थे, राइट। इसके अलावा डायरेक्शन का भी पता चला, क्वालिटी के बारे में। अब यहाँ पे दो तरह, अब देखो दो चीज आया, एक क्या आया, एक मेरा बता रहा क्वालिटी के बारे में, एक मेरा बता रहा डायरेक्शन के बारे में। तो दो यहाँ पे स्टेटमेंट आता है, दो अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा जो रिसर्च पेपर दिया है, जो समझाने में हेल्प किया है। तो दो आपका रिसर्च पेपर आया है, एक बताया है क्वालिटी के बारे में, एक इंसान बताया है डायरेक्शन के बारे में, इसलिए इसका दो स्टेटमेंट कहा जाता है, लेकिन दोनों वो मेरा सेकंड लॉ को ही डिफाइन करता है। तो इसलिए यहाँ पे दो स्टेटमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। एक आ जाता है मेरा क्या, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, जो मेरा बताता क्या है, ये मेरा बताता क्वालिटी के बारे में। और दूसरा मेरा जाता है क्या, दैट इज कॉल्ड योर क्लोसियस स्टेटमेंट। क्लोसियस स्टेटमेंट मेरा बताता डायरेक्शन के बारे में, यही था क्वालिटी और डायरेक्शन। देखो एक मेरा क्या था, क्वालिटी, मेरा डायरेक्शन था। दैट्स वाई कभी कभार आपको पूछा जाएगा कि सेकेंड लॉ इज ऑल्सो नोन एज क्वालिटेटिव लॉ एंड डायरेक्शनल लॉ, क्योंकि एक स्टेटमेंट क्वालिटी के बारे में बताता है, एक स्टेटमेंट डायरेक्शन के बारे में बताता है। अभी हम लोग पूरा समझेंगे कि कैसे मेरा क्वालिटी, अब यहाँ पे कहा दे कि क्वालिटी लॉ के बारे में कौन बताता, तो बताता केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। अभी इसका स्टेटमेंट हम लोग समझेंगे। ये बताता मेरा क्वालिटी के बारे में कि कौन सा इंजन मेरा ज्यादा क्वालिटी का है। जैसा आप बोलते हो ना कि मेरे पास क्या है, कोई बोलेगा हाइबुजा है, कोई बोलेगा मेरे पास स्प्लेंडर है, और कोई बोलेगा मेरा बजाज है गाड़ी, कोई बोलेगा मेरा तुमसे ज्यादा इंजन अच्छा है। वो किस बेसिस पे जज करता है, ऑन द बेसिस ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, क्योंकि इसी से निकलता है इफिशियंसी। इफिशियंसी जो होता है ना, कि कितना आपने हीट, आपने फ्यूल दिया, और कितना आपका वर्क डन, कितना किलोमीटर आपका बाइक चला। तो यही सबसे पता चलता है कि हाँ ये इंजन ज्यादा अच्छा है, ये इंजन खराब है, इसका एफिशिएंसी ज्यादा है, ये 1 लीटर में ज्यादा देर चलता है, इसका 1 लीटर में कम चलता है। ये सभी जो डिस्कस करते हैं, ये हम लोग केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट से डिस्कस करते हैं क्वालिटी के बारे में। और अगर बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, क्लोसियस स्टेटमेंट के बारे में, ये डायरेक्शन के बारे में बताता है। जैसे कि आपके घर में रेफ्रिजरेटर जो है वो क्या कर रहा है, लो हीट से और हीट को लेके हाई हीट में छोड़ रहा है, ये पता चलता है डायरेक्शन के बारे में, कौन ये। या फिर हो सकता है रूम को देखो, अब बोलेंगे सर तो फिर दो क्यों स्टेटमेंट इसका है, याद रखना इससे दो बनाया जाता है, एक रेफ्रिजरेटर भी बनाया जाता है, यहाँ पे देखो एक रेफ्रिजरेटर भी बनाया जाता है, और एक मेरा हीट पंप भी बनाया जाता है, क्योंकि आपको रूम को गर्म करना या ठंडा करना, दोनों हीट का ही काम है। एक में क्या करूंगा, रूम को ठंडा करूंगा, तो रूम को ठंडा भी करना और उसी हीट से रूम को गर्म भी कर सकते हैं। तो दो यूज जो करता है क्लोसियस स्टेटमेंट, दोनों डायरेक्शन के बारे में बताता है कि हीट का ट्रेवल आप किधर कर रहे हो, रूम में डाल रहे हो तो रूम को गर्म करो, या फिर रूम से निकाल रहे हो तो रूम को ठंडा कर रहे हो। जैसे एसी भी वही काम है जो रेफ्रिजरेटर करता है। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, फूड आइटम को ठंडा करता है, और जो एसी रहता है पूरा रूम को ठंडा करना। और वही ठंडा के दिन में क्या करते हैं हम लोग, हीटर लगा के रूम को गर्म करते हैं। तो इस हीट का दोनों तरीके यूज किए, तो वो दोनों बताता है डायरेक्शन के बारे में, डायरेक्शन के बारे में। तो दोनों ही तरह का हम लोग इंजन के बारे में बात करेंगे। क्लोसियस से आपको पता चलता किस किस इंजन के बारे में, जैसे घर का रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी काम करता है कैसे, रूम हीटर कैसे काम करता है, ठीक है, समझ गए, ये सब बात है क्लोसियस से। और ये जो हो जाता है आपका दैट इज कॉल्ड योर केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ये दुनिया का जितना भी इंजन होता है, चाहे वो इंजन मेरा कोई मिल में चला रहा, कोई पीस रहा आटा, उसका बात करा जाए, पेट्रोल या डीजल इंजन जो ऑटो में चलता है, कार में चलता है, बाइक में चलता है, आपका कोई बस में चल रहा है, ट्रक में चल रहा है, कोई इसी भी तरह का छोटा छोटा से बड़ा इंजन है, मोटर में चल रहा, सभी, पंखा चल रहा, टीवी चल रहा, मशीन चल रहा, सब आपका क्वालिटी बेस्ड केल्विन प्लैंक से पता चलता है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, दोनों का दोनों। समझ गए मेरी बात की नहीं, यहां से चीजें क्लियर हो गया। चलिए तो अब बात करते हैं किसके बारे में, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसको हम लोग क्वालिटेटिव लॉ और डायरेक्शनल लॉ कहते हैं। इसमें सबसे पहला स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, जो बताता है मेरा क्वालिटी के बारे में। अब देखते हैं कि ये क्या बताता है। ये सिंपल स्टेटमेंट ये बोलता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस, ऐसा मशीन बनाना पॉसिबल नहीं है विच कैन प्रोड्यूस वर्क कंटिन्यूसली बाय शेयरिंग अ सिंगल सोर्स। वही वाला स्टेटमेंट जो अभी हम लोग बात किए थे कि ये, क्योंकि फर्स्ट लॉ मेरा यही तो था। देखो दिस इज फर्स्ट लॉ में क्या बोला था, फर्स्ट लॉ बोला था कि भाई हीट अगर आप देते हो तो वर्क करेगा, बिल्कुल करेगा, यही तो बोला था। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा सर इसको मुझे PMM1 बनाना, तो PMM1 क्या बोलता है, ये भी नहीं लो, केवल वर्क अगर कर रहा तो बन गया PMM1, केवल हीट वर्क किए जा रहा, लेकिन अगर मैं हीट दे देता हूं तो फिर ये मेरा फर्स्ट लॉ को वैलिड नहीं करता।
फर्स्ट लॉ को वैलिड करेगा, मतलब वॉयलेट नहीं करता आराम से, क्योंकि अब ये फर्स्ट लॉ को सेटिस्फाई मेरा कर रहा है, लेकिन ये मेरा सेकंड लॉ को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, सेकंड लॉ क्या बोलता है कि नहीं, कुछ हीट मेरा रिजेक्ट भी करेगा, मतलब सिर्फ एक सोर्स नहीं, देखो ये मेरा सोर्स है, सोर्स मतलब समझ रहे हो ना, सोर्स मतलब जैसे आपका पेट्रोल का टैंक या डीजल का टैंक या सीएनजी टैंक, तो टैंक होता है ना जहां से आप फ्यूल जाता है, कहां जाता है, जब वो कंबसन होता है आपके इंजन में, कंबसन करता मतलब फ्यूल को जलाता है, जलाने के बाद क्या प्रोड्यूस होता है, हीट, और वो हीट कहां जाता है, आपके इंजन की ओर जाता है, और इंजन से जितने भी क्रैंक शाफ्ट वगैरह चलता है, जिसके वजह से डिफरेंशियल के थ्रू आपका आ जाता है कहां पे, डिफरेंशियल व्हील में आ जाता है, व्हील आपका रोटेट करता है, जिसकी वजह से आपका बाइक चलता है, कार चलता है, या कोई भी इंजन चलता है, रोटेट करता है, तो वर्क डन करता है। तो हीट से आपने वर्क डन करा, लेकिन ये बोलता है कि आपने एक ही सोर्स नहीं, वो सोर्स मेरा, आप देखो आपका बाइक जो चलता है वो क्या एक ही सोर्स हुआ, दूसरा सोर्स नहीं है, बोलेंगे सर दूसरा सोर्स कहां है, बिल्कुल है साइलेंसर, या फिर मान लो साइलेंसर बहुत सारे इंजन में नहीं देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं हीट आपका बाहर होता है एग्जॉस्ट के फॉर्म पे, एग्जॉस्ट के फॉर्म में इंजन से हीट मेरा कहीं ना कहीं बाहर होता है, या नहीं बाहर तो सिस्टम से हीट मेरा इंटरनल एनर्जी के रूप में वो सिस्टम गर्म होने लगता है, सराउंडिंग में हीट जाता है, तो लॉस तो होता है, हीट ही तो ले रहा ना, ये हीट ही यूज किया। जैसे मान लो फैन का बात करेंगे, तो फैन कहा मेरा, दूसरा मेरा है रिजर्वायर, जैसे दूसरा यहाँ सिंक लिया गया है, एक मेरा सोर्स है, क्योंकि डियर स्टूडेंट कुछ देर के बाद पंखा भी तो गर्म होता, तो इन्वायरमेंट हीट लॉस कर रहा है ना, तो हीट का तो काम है वर्क डन करना, लेकिन लॉस क्यों कर रहा है, तो सिंक है, इन्वायरमेंट में जा रहा है, वही इन्वायरमेंट है जहां पे जा रहा है, समझ गए। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि जैसे पहला अगर कहा जाए तो मेरा इम्पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, जो कि ध्यान रखना ये मेरा फिर मेरा पीएमओ नहीं है, यानी मेरा ये मेरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, फर्स्ट लॉ को वैलिड है, ये वैलिड है, मैंने वॉयलेट नहीं करता है, लेकिन सेकंड लॉ को वॉयलेट कर देता है, फर्स्ट लॉ को वॉयलेट नहीं कर रहा, सेकंड लॉ को वॉयलेट करता है, क्यों, क्योंकि सेकंड लॉ क्या बोला है कि सिंगल सोर्स से अगर आप काम कर रहे हो, कोई इंजन बना रहे हो, काम कंटिन्यूस कर रहा है, तो उस तरह का इंजन बनाना पॉसिबल नहीं, उस तरह का डिवाइस बनाना पॉसिबल नहीं। तो बोलेंगे सर पॉसिबल कैसा, पॉसिबल ऐसा है कि कोई सिस्टम है, कोई इंजन है, जिसमें अगर हीट सोर्स सप्लाई हम लोग कर रहे हैं, तो हीट को वो रिजेक्ट भी करेगा, हीट को वो रिजेक्ट भी करेगा, समझ गए मेरी बात, के ट्रक चल रहा तो हीट निकलता, कोई भी देख लो दुनिया का कोई भी इंजन, वो कहीं ना कहीं मेरा एग्जॉस्ट भी होता है, हीट बाहर भी जाता है, तो हीट अगर सप्लाई कर रहे हैं तो कुछ काम करेगा और कुछ हीट को रिजेक्ट भी करेगा, इसलिए हीट सप्लाई भी है और हीट रिजेक्शन भी है। हीट सप्लाई कहां से कर रहे हैं, सोर्स से कर रहे हैं, और हीट रिजेक्ट कहां हो रहा है, सिंक में कर रहा है, सिंक बोले तो इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में हीट को डाल रहे हैं, इन्वायरमेंट मतलब हवा में, तो वो चल जा रहा है सिंक में, तो ये मेरा पॉसिबल हो सकता है। ये कौन बोलता है, ये बोलता है मेरा किस कौन, केल्विन प्लैंक का स्टैंडर्ड। अब बारी आता सर ये बोला क्वालिटी के बारे में, हम लोग कैसे पता चलते हैं कि कौन सा इंजन का क्वालिटी अच्छा खराब है, चलो कोई बात नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, जो पढ़े हम लोग पहले उसी का यूज करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, उसी का यूज करेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि सम ऑफ द हीट इंटेंशन इक्वल टू सम ऑफ द वर्क इंटेंशन, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है, एनर्जी कंजर्वेशन, जितना आपने हीट दिया है, क्योंकि हीट ही तो दिए हैं, यहाँ पे हीट सप्लाई जितना दिए हैं उतना मेरा वर्क डन करेगा, ठीक है, हीट सप्लाई इक्वल टू वर्क डन, यही मेरे को पता, ठीक है सर। अब बारी आता सर हीट सप्लाई हम लोग क्या क्या दिए हैं, तो दो जगह हीट हम लोग सप्लाई किए, मतलब दिए इंजन को, एक जगह हीट हम लोग यहाँ पे सप्लाई किए, मतलब हीट एडिशन किए, एक जगह हीट का रिजेक्शन किए, और मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि हीट अगर सिस्टम में दे रहे तभी तो काम करेगा, तो हीट ऐड करना पॉजिटिव होता है, तो हीट ऐड करना पॉजिटिव है, लेकिन हीट अगर रिजेक्ट कर रहा तो वो मेरा फिर नेगेटिव हो जाता है, तो हीट एडिशन मेरा पॉजिटिव है, लेकिन हीट रिजेक्शन मेरा नेगेटिव है, तो Q1 पॉजिटिव Q2 नेगेटिव, और वर्कडन मेरा क्या, वर्कडन बाय द सिस्टम है, तो वर्कडन पॉजिटिव होगा, ऑब्वियसली बात है, तो यहां से मेरे को वर्कडन क्या मिल जाएगा, Q1 माइनस Q2, तो वर्कडन मेरे को क्या मिल गया, Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2, और वहीं भी अगर मैं केवल Q1 लगाना चाहूं, यानी कि हीट सप्लाई कितना कर रहे हैं, हीट सप्लाई, तो यहां से आप Q1 निकालो, तो Q2 को उधर ले जाओगे, तो Q2 जो नेगेटिव था ये आ जाएगा प्लस Q2, तो क्या आ जाएगा W प्लस Q2, तो W प्लस Q2 क्या हो गया, Q1, यानी हीट सप्लाई, कितना हम लोग हीट सप्लाई किए, ठीक है। अब देखो ये मेरा क्या, इट सैटिस्फाई दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये जो मेरा इंजन बना ना, ये फर्स्ट लॉ को भी सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड लॉ भी, कि फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि हीट दिए और वर्क डन कर रहा है, और सेकंड लॉ क्या बोलता है कि हीट रिजेक्ट भी कर रहा है, तो बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ये मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। चलो अब बात करते हैं क्वालिटी के बारे में, क्वालिटी के बारे में बात करें तो आगे डिस्कस कर लेता हूं, आगे क्या कहा गया है। अभी मैं थोड़ा सा इफिशिएंसी को जाने से पहले थोड़ा ये समझा देता हूं कि सोर्स क्या होता है और ये सिंक क्या होता है ना, क्योंकि कई सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। देखो इसको कहा जाता है थर्मल रिजर्वियर, रिजर्वियर क्या होता है डियर स्टूडेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
रिजर्वेयर किसको बोलते हैं? जहां पे बैंक को जमा किया जाता है बहुत बड़े अमाउंट में, मतलब बैंकों का बैंक है वो, समझ गए? सारा का सारा पैसा वहीं से छपता है, वहीं से आके रिजर्व होता है, राइट। चलिए, तो रिजर्वेयर या फिर आप बात करते हैं कोई आपका नहीं बोलता कि डैम है, डैम क्या होता है? वाटर का रिजर्वेयर है, पानी को रखा जाता है, क्लियर। तो रिजर्वेयर का मतलब क्या होता है कि, और यहां पे हम लोग किस तरह का बात करें? थर्मल रिजर्वेयर, थर्मल माने हीट, तो एक तरह से थर्मल स्टोरेज है जिसका हीट जो है, जिसका टेम्परेचर जो है, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से हीट सप्लाई करता है, उसका टेम्परेचर यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर आप यहाँ से कितना भी हीट दे रहे हो या ले रहे हो, हीट यहां से आप निकालते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो, निकालते हो या देते हो, गिवन हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये ऐसा समझ लो कि ये आपके पास समुद्र है, समुद्र से अगर आप एक बाल्टी पानी निकाल दिए, फिर एक गिलास पानी निकाल दिए, एक बूंद पानी निकाल दिए, क्या समुद्र को कोई फर्क पड़ता? उसका लेवल अप या डाउन जाएगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। आप एक गिलास पानी डाल भी दो ना, ये एक जग पानी, तो समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, निकाल भी लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही बात करा थर्मल रिजर्वेयर का। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है सर इसका क्या मतलब हुआ? अगर मान लो मेरा बाइक है और वहां मैं 5 लीटर पेट्रोल डाला हूं और मैं अगर 10-15 किलोमीटर चलूंगा तो सर मेरा 1 लीटर कुछ कुछ ना कुछ तो तेल खपत होगा, तो मेरा थर्मल रिजर्वेयर तो घट गया। और वहीं सिंक में अगर मैं बहुत ज्यादा हीट छोड़ूंगा सिंक से होते हुए साइलेंसर से, तो मेरा इन्वायरमेंट तो गर्म हो जाएगा। तो थर्मल रिजर्वेयर तो यहाँ बोल रहा कि भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, यहाँ तो मेरा जहां से मेरा हीट निकल रहा वहां तो गर्म हो जाएगा। अब मेरा बात समझना, ये किस लॉजिक से कहा गया, उस लॉजिक को समझने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं कि अगर मैं बोलूंगा कि एक इंजन का मुझे क्वालिटी चेक करना है, इंजन बोले तो जैसे F1 रेसिंग हो रहा है, तो रेस कौन हार रहा कौन जीत रहा वो किस बेसिस पे आप जज करते हो? इस बेसिस पे थोड़ा ना जज करते हो कि सर F1 रेसिंग में वो जीता ना क्योंकि उसका तेल खत्म हो गया था इसलिए हार गया, और उसका तेल खत्म नहीं इसलिए जीत गया। इस बेसिस पे जज नहीं करते। हम लोग ये मान के चलते हैं कि एटलीस्ट जो बाइक चला रहा है या जो भी F1 रेसिंग के लिए जो कार चलाता है, F1 रेस वाला कार, वो क्या होता है, उसमें तेल कभी खपत नहीं होगा, तेल खत्म नहीं होगा, तेल इतना भरा जा रहा है कि उस रेस के लिए इनफाइनाइट तेल है। समझ आया? जैसे मैं आपको और एग्जांपल समझाता हूं कि क्या क्यों बोल रहा है कि ये मेरा रिजर्वायर है जिसमें हीट देने या लेने से खत्म नहीं होता है। मान लो आप लोग जा रहे हो फ्रेंड्स साथ में, समोसा आप लोगों को खिलाना दोस्त लोग को, तो कोई आपका फ्रेंड बोलेगा कि भाई समोसा खाना है, पैसा है ना तेरे पास? तो आपके पास आप देखोगे पर्स में कि भाई मेरे पास तो 1000 रुपया पड़ा हुआ है, तो आप बोलोगे अरे बहुत पैसा है। मेरा बात समझिए, आप क्या बोलोगे? बहुत पैसा। आप किस बेसिस से बोलो? समोसा के बिहाफ पे बोले कि भाई समोसा कितना का ही मिलता है, 5 रुपया 10 रुपया 15 का भी मिलता है ना? चलो आज के टाइम में 15-20 का मिलता है। तो कितना दोस्त है? 2 दोस्त है, कितना ही लोग खाएगा समोसा? 10 भी खाएगा फिर भी मेरे पास इतना, तो उस बिहाफ पे आपने कहा कि समोसा बहुत है, आई मीन सॉरी पैसा बहुत है, क्योंकि कितना समोसा खा लो पैसा मेरा घटने वाला नहीं है। 1000 बहुत होता है, उतना तो नहीं कोई खाएगा, 2-4 से ज्यादा क्या ही खाएगा नाश्ता अगर करना तो, राइट। सिमिलरली कोई कोई रेस कर रहा है तो पता है कि 4 किलोमीटर का रेस है, तो 4 किलोमीटर कितना ही तेल जलेगा? हाफ लीटर। लेकिन वो डाल दिया मान लो 15 लीटर, पूरा टैंक फुल कर दिया कि गलती से भी अगर कोई लीक भी कर देना टैंक मेरा, फिर भी 4 लीटर 5 लीटर चल जाए, तो उसके बिहाफ पे वो क्या बोलेगा? तेल मेरा इनफाइनाइट है, उसके उस बिहाफ पे। समझ आया? तो जब भी हम लोग स्टडी करते हैं ना, तो ये मान के चलते हैं कि जिस स्टडी करते हैं उसके लिए जितना हम लोग सोर्स देना चाहिए, जितना हीट चाहिए सिस्टम को, उसके लिए उससे ज्यादा वहां पे रखते हैं, कई गुना ज्यादा। उस बिहाफ पे कहा जाता है कि सोर्स मेरा इनफाइनाइट है और सिंक भी इनफाइनाइट है। समझ आया? सिंक भी होता है, इन्वायरमेंट इतना बड़ा है तो थोड़ा हीट दोगे तो सिंक में पूरा फैल जाएगा ना। जैसे मान लो आपका बाइक चला और बाइक से पूरा हीट निकला, तो क्या आपके बाइक से हीट निकलने की वजह से पूरा आसपास का गर्मी ही बढ़ जाएगा? नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। बड़ा से बड़ा का फैक्ट्री भी है ना, उससे कितना हीट निकल रहा है ना, तो पूरा का पूरा सिटी का मेरा टेम्परेचर बिल्डअप नहीं होगा। अगर 40 डिग्री है 40 ही रहेगा, एक 40-45 नहीं हो जाएगा एक फैक्ट्री के चलते कि बहुत बड़ा दुनिया बहुत बड़ा हवा चल रहा है, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। वही बात करा गया, तो वही सेम चीज यहाँ पे। तो ये थर्मल रिजर्वियर दो तरह का होता है, एक होता है सोर्स, एक होता है सिंक। सोर्स क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ थर्मल रिजर्वियर विच अनचेंज इट्स टेम्परेचर व्हेन एनी अमाउंट ऑफ हीट इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट। कितना आप एक्सट्रैक्ट निकाल लो हीट, कभी भी ये चेंज मेरा नहीं करेगा उसका टेम्परेचर। कितना हीट निकालोगे इससे आपका कभी भी टेम्परेचर घटेगा नहीं। वही सिंक क्या होता है? a type of thermal reservoir which maintain its temperature when any amount of heat added। कितना हम लोग यहाँ पे हीट देंगे तो इसका कभी भी मेरा हीट इसका बढ़ेगा नहीं। बस ये बात करा गया, समझ गए यहाँ से थर्मल रिजर्वर। चलिए आगे बात करें, और ये मेरा हाइपोथेटिकल होता है, एक तरह से हाइपोथेटिकल लेके चलते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना इट्स हाइपोथेटिकल रिजर्वेयर बोलते हैं, लेकिन ये मत समझ लेना कि सोर्स और सिंक हाइपोथेटिकल होता है, ये रियल होता है भाई। कि कई सारे स्टूडेंट यहाँ पे हाइपोथेटिकल मार लेते हैं। रिजर्वेयर जो बोल रहा है रिजर्वेयर हाइपोथेटिकल, आपको समझाने के लिए समझा दिया ना कि ये नहीं कि इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट ही है, कभी बढ़ेगा नहीं घटेगा नहीं, है ना, लेकिन उस पर्टिकुलर जॉब के लिए इनफाइनाइट है इसलिए हाइपोथेटिकल। लेकिन हाँ सोर्स और सिंक बोलेगा क्या ये हाइपोथेटिकल नहीं, ये रियल है, ये आपके इंजन में देखने को मिलता है। जैसे मैंने कहा जो टैंक होता है पेट्रोल टैंक वो सोर्स हो गया, एनवायरमेंट जा रहा वो आपका सिंक हो गया, तो रियल ये देखने को मिलता है।
चलिए इतना चीज अगर आप समझ गए तो बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं कि सर जो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट बोला है कि मेरा यहाँ पे एक सोर्स से काम नहीं कर सकता है, क्या बोला वही चीज कि अगर आप एक सोर्स ले लिए उससे आप वर्क डन करना चाहते हो वो पॉसिबल नहीं है, आपको दूसरा सोर्स भी लेना पड़ेगा जो हीट को रिजेक्ट करेगा। तो इसका सर यूज कहाँ करते हैं, कौन क्या है इसका यूज, क्या है एग्जाम्पल क्या है, किस तरह का इंजन यहाँ बनता है कोई चीज, तो चलो उसके बारे में डिस्कस करते हैं, यानी एप्लीकेशन ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। तो डियर स्टूडेंट इसका जो एप्लीकेशन होता है दैट इज योर हीट इंजन। अब ये हीट इंजन दुनिया का लगभग जितने भी इंजन होता है जो हीट से रन करता है, हीट से चलता है, चाहे वो हीट मेरा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में दिया जा रहा है या फिर कोयला के फॉर्म में दिया रहा है या फिर वेपर के फॉर्म में दिया जा रहा है, हीट ही तो मिल रहा है, तो सारे के सारे हीट इंजन कहलाता है। और सभी हीट इंजन में क्या कहा जाता है कि एक कोई ना कोई मेरा सोर्स होता है, जैसे देखो इनसाइड इंजन फ्यूल कंबसन, जहां पे आपका हीट दिया तो आपका वही आप पेट्रोल डाले उससे हीट लिया तो Q1 क्या हुआ, हीट इनपुट, जब कंबसन हुआ तो हीट जनरेट हुआ, वो कहां गया, मेरा इंजन पे गया, इंजन आपका काम किया जिसके वजह से आपको वर्क डन मिला और कुछ हीट को रिजेक्ट किया। ये सब जगह आपको इंजन में देखने को मिलता है, सिंक में गया, इन्वायरमेंट में गया, ठीक है, तो वहां से लेके यहां तक सिंक में गया, कुछ वर्क डन आपका किया, कुछ आउटपुट निकला, तो वह बात है कुछ इनपुट दिए, कुछ वर्क डन हुआ, कुछ आपका लॉस भी हुआ, Q2 के फॉर्म में लॉस हुआ, ठीक है, Q2 के फॉर्म में क्या हुआ, लॉस हुआ, जो लॉस है वो इन्वायरमेंट गर्म भी हो जाता है, इंजन गर्म हो जाता है, कुछ हीट मेरा इन्वायरमेंट में चल जाता है, उसी को ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, फिन्स लगाते हैं। आप देखते हो सिलेंडर या कोई बाइक में इस तरह देखते हो इंजन के चारों ओर ऐसा सा लंबा लंबा निकला था, इंजन में देखते हो इसको कहा जाता है फिन्स। फिन्स क्या करता है, इंजन जो गर्म होता है, जो लॉस होता है, वो जल्दी जल्दी मेरा हीट को ठंडा करे इंजन को, ताकि उसको खराब ना करे इंजन को, ठीक है। चलिए ओके, अब यहां पे बात आता है सर इसको हम लोग बोले थे केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट वो बोले थे क्वालिटी, तो क्वालिटी यानी इसका एफिशिएंसी चेक करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्वालिटी, अभी हम लोग बात किए थे ना वर्क डन के बारे में, वर्क डन क्या निकला था Q1 माइनस Q2, और हीट सप्लाई क्या निकला था W प्लस Q2, यही हम लोग बात किए थे, ठीक है। तो देखो यहाँ से वही चीज लिखा गया कि W, और W बेसिकली क्या, नेट वर्क डन, इसको वर्क डन बोला, फिर नेट, नेट यानी कंप्लीट जो भी काम किया है, से बोलेंगे कि एक मेरा इंजन है, इसमें हम लोग 10 जूल का हीट दिए हैं, Q1 सप्लाई किए हैं, मेरा मान लो 6 जूल का ये वर्क डन किया है, और मेरा हीट को रिजेक्ट किया Q2, जो कितना किया 6 में 10 में अगर 6 वर्क डन किया तो 4 का क्या करेगा, हीट रिजेक्शन करेगा, तो कैसे निकालेगा वर्क डन, तो सर वर्क डन यानी 6 निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 माइनस 4 कर देंगे, तो 10 माइनस 4 हो गया, ऑटोमेटिकली क्या निकले 6, तो 6 क्या था वर्क डन, तो वर्क डन को क्या क्या मैंने किया 10, 10 क्या था Q1, तो Q1 माइनस W क्या था Q2, तो वही बात है ना, Q1 जितना आपने दिया और जितना हीट रिजेक्ट हुआ वो बराबर वर्क डन हो गया, Q1 माइनस Q2 इक्वल टू वर्क डन, सेम चीज है, तो एकदम समझने वाली बात है, Q1 माइनस Q2 करेंगे, जितना दिए थे जितना लॉस हुआ उसमें मेरा क्या बच गया, नेट बच गया, समझ गए। आपके पापा बोलेंगे मैंने तुमको दिया था कि आपने 500 दिया था, जिसमें खर्चा तुमने कितना किया, तो बोलेंगे सर मैं पापा मैं स्कूल गया था, स्कूल से आया फिर नाश्ता वास्ता किया ये वो करा तो 300 मेरा खपत हो गया, तो बचा कितना 200, ऐसा कुछ है, तो वही चीज है यहाँ पे हम लोग देख चेक कर रहे हैं, तो जितना हीट सप्लाई किया है जितना लॉस हुआ उससे मुझे नहीं मिल गया। अब इफिशियंसी क्या होता है, किसी भी इफिशियंसी का फॉर्मूला हर जगह दुनिया में यूज किया जाता है, क्या कि हम लोग कितना आउटपुट मुझे मिला है बाय इनपुट, हम लोग कितना इनपुट दिए हैं और इनपुट में कितना वर्क डन कर पाया, यानी आउटपुट, आउटपुट क्या है मेरा वर्क डन है, तो आउटपुट क्या लेंगे, वर्क आउटपुट लेंगे, और इनपुट के तौर पे हम लोग क्या सप्लाई किए, हीट को, तो हीट हम लोग इनपुट मान के चलते हैं, वर्क आउटपुट मान के चलते हैं, तो कौन सा वर्क, नेट आउटपुट और हीट इनपुट, और हीट इनपुट में हम लोग क्या दे रहे हैं, ओनली Q1 दे रहे हैं, दिस इज योर हीट इनपुट बस, तो W नेट की जगह में क्या करेंगे Q1 माइनस Q2, तो Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1, और देखो Q1 क्यों कट जाएगा, यहाँ हम लोग कर सकते हैं Q1 बटा Q1 इज माइनस कर देंगे Q2 बटा Q1, अब यहां से Q1 कट के क्या आ जाएगा 1 माइनस Q2 बटा Q1, तो दिस इज योर इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, तो ये मेरा क्या निकल गया, हीट इंजन का इफिशियंसी। अब इससे आप आराम से क्वालिटी के बारे में बता सकते हो, क्वालिटी कैसे, मेरे पास ये पहला इंजन है, मान लो ये मेरे पास दूसरा इंजन है, अब वहां से मेरा Q2 कुछ आ रहा, Q1 आया कुछ, यहां से मेरा Q2 रिजेक्ट हुआ कुछ, और ये T2 में गया, तो मान लो यहाँ पे मेरा 10 दिया गया था जूल, ये मेरा वर्क डन किया किसका 6 जूल का किया वर्क डन, और 4 का लॉस हुआ, लेकिन यहाँ पे भी 10 दिया गया था, ये मेरा 9 जूल का वर्क डन किया है और 1 जूल केवल लॉस किया है, तो अगर आप देखोगे दोनों का निकालोगे एफिशिएंसी, क्या करोगे दोनों का वही निकालोगे एफिशिएंसी को, क्या करोगे 1 माइनस Q2, कितने Q2 क्या 1, तो 1 बटा या क्या करोगे Q1 कितना 10, तो 1/10, तो यहां से क्या निकलेगा 10 में गया तो 9/10, और यहां क्या करोगे यहाँ आ जाएगा एफिशिएंसी इक्वल टू क्या Q2, तो Q2 हो जाता क्या 4/10, तो ये क्या निकलेगा 6/10, तो ऑटोमेटिकली देखोगे यहां से निकला 9/10, यहाँ निकला 6/10, तो खुद करके देखो कि 9/10 आपका कितना हो जाता है, तो 0.9 आता है,
0.9 बोले तो 90% एफिशिएंसी आपको यहां से मिल गया इंजन का, जबकि यहां बात करेंगे 0.6 यानी कि 60% एफिशिएंसी आपको मिला। तो खुद आप बोलो, क्या बताओ कि कौन सा इंजन ज्यादा एफिशिएंट हुआ? यहां पे बताओ, अगर मैं बोलूंगा इसको इंजन नंबर पहला में बोला हूं, ये इंजन नंबर पहला का एफिशिएंसी कितना निकला? 90% निकला। और इंजन सेकंड जो मेरा निकला वो कितना निकला? मेरा 60%। तो ज्यादा एफिशिएंट कौन है मेरा? ऑब्वियसली तो पहला वाला, क्योंकि देखो पहला वाला आप खुद ही देख रहे हो ना कि सर आपने 10 जूल जो हीट दिया था उसमें 9 जूल का तो वर्क डन ही कर लिया सर, केवल 1 जूल लॉस हुआ। और यहाँ सर 10 जो दिया गया था वो 4 का लॉस कर दिया, तो भाई साहब यहाँ से एफिशिएंसी कम निकला, इसका एफिशिएंसी ज्यादा निकला। तो देखो मैंने क्या कहा था कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जो है वो क्वालिटी के बारे में बताता है। क्वालिटी देखो, क्वालिटी पता चल गया कि हाँ सर मेरा पहला इंजन का क्वालिटी ज्यादा हो, ज्यादा मेरा एफिशिएंट है, तो बिल्कुल सही बोल दिया ना। अभी मेरा डायरेक्शन के बारे में पता है, डायरेक्शन के बारे में अभी बाकी है, मैं बोल रहा हूँ पता नहीं है। अब डायरेक्शन के बारे में एक दूसरा स्टेटमेंट है जो सेकंड लॉ को ही डिफाइन करता है। दोनों एक तरह से अलग अलग स्टेटमेंट को डिफाइन करा, लेकिन बताता दोनों सेकंड लॉ को ही। अभी डायरेक्शन लॉ के बारे में नहीं पढ़े हैं, जो हम लोग पढ़ेंगे किसके, कौन बताएगा? वो मैं बताएगा क्लोजेस्ट स्टेटमेंट। क्लियर माय पॉइंट और नॉट? चलिए, तो यहां तक मुझे उम्मीद है कि ये चीज आप समझ गए होंगे। तो अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? क्लोजेस्ट स्टेटमेंट के बारे में। अब किसके बारे में बात करते हैं डियर स्टूडेंट? हम लोग बात करेंगे क्लोजेस्ट स्टेटमेंट के बारे में कि आखिर ये क्या बोलता है। ये क्या बोलता है? सेम स्टेटमेंट थोड़ा चेंज करके कि दैट इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस व्हिच ऑपरेट ऑन अ साइकिल एंड ट्रांसफर हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर रिजर्वायर टू हाई टेम्परेचर विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। देखो पता एक्सटर्नल वर्क पता क्यों कहा रहा है? मेरा बात ये क्या बोल रहा है, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। ये बोला है कि देखो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हीट का सप्लाई करना बिल्कुल पॉसिबल है। आप कुछ भी मत करो, हो जाएगा। जैसे आप आग के पास जाके खड़े रहो, हाँ ठंडा ठंडा गर्मी गर्मी लग रहा है, तो क्या होगा? हाई टेम्परेचर, आग के पास ज्यादा गर्मी है, आपके पास कम गर्मी है, तो हीट का टेम्परेचर डिफरेंस हुआ, हीट ट्रांसफर कर रहा हाई टू लो। यहां पे क्या हो रहा? कोई भी एक्सटर्नल वर्क करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल फेनोमिना है, ये प्राकृतिक का नियम है कि हाई एनर्जी से लो एनर्जी ट्रांसफर करेगा। देखो पानी कैसे बहता है, पानी आपका जो बहता है ऊंचाई से लेकर नीचे तक, क्योंकि हाइट का डिफरेंस है। बारिश क्यों होता है? प्रेशर डिफरेंस की वजह से। लो आपका रीजन हो जाता है समुद्र वगैरह में, हाई रीजन हो जाता है लैंड में। तो हाई से लो की ओर आपका प्रेशर आपका फ्लो करता है, प्रेशर की वजह से हवा चलती है, फिर बादल टकराता, बारिश होता है लैंड में। समझ गए मेरी बात की नहीं? अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे करता है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, हाई से लेकर लो पोटेंशियल के बीच में आपका, इसीलिए बैटरी लगाते हैं। सेल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी में जो सेल बैटरी होता है, सेल लगाते हैं हम लोग, कोई भी टॉर्च में बैटरी लगाते हैं, कोई चीज में बैटरी या सर्किट लगाते हैं, वो बेसिकली हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करता है कि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं करेगा मेरा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। तो डिफरेंस जब तक नहीं होगा फ्लो, यहां पे क्या होता है? हीट की वजह से तो ऑटोमेटिकली हाई से लो हो रहा। लेकिन यही अगर उल्टा करना चाहते हो कि सर मैं खड़ा रहूंगा आपके पास और मैं ठंडा से और ठंडा होऊंगा, मैं अगर 10 डिग्री तो मुझे जम जाना, अपने आप को जमाना है, तो मैं अपना हीट को आग में ही देना चाहता हूं। ये पॉसिबल कब होगा? जब एक्सटर्नल कोई वर्क लगा दिया। जैसे कि मैं चल जाऊंगा फ्रिज के अंदर, मैं ही हूं फ्रिज के अंदर चल गया, फिर मैं आग के पास भी अगर रहूंगा तो फ्रिज ऐसा काम करेगा कि अपना हीट, आपके शरीर के हीट को लेके और अपने थ्रू से बाहर करेगा, आप धीरे धीरे आप ठंडा हो जाओगे। भले बाहर में आग छोड़ के मैं इन्वायरमेंट मान लेते, इन्वायरमेंट बहुत गर्म है, फिर भी आपको ठंडा कर दिया ना। क्यों किया? क्योंकि वो काम किया, उस सिस्टम पे एक्सटर्नल वर्क किया गया। तो यही बोला विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में हीट का सप्लाई नहीं किया जा सकता। समझ गए? क्लियर? तो देखो ये क्या कर रहा है कि देखो ये मेरा हाई टेम्परेचर है और ये मेरा लो टेम्परेचर है। देखो अभी हम लोग क्या बात किए थे, अगर बात करें केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में, तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आ रहे थे। एक सेकेंड, यहां पे क्या हो रहा था? हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे थे, ऐसे आ रहे थे, ऐसे ऊपर से नीचे, जो कि बिल्कुल नेचुरल फिनोमिना है, ये नेचर में देखने को मिलता है। हाई से लिए हीट को, वर्क डन की और फिर लो टेम्परेचर में छोड़ दिए। यहाँ पे उल्टा जा रहा डियर, ये ध्यान दो। या नीचे मेरा लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर से हीट को हम लोग ले रहे हैं और वर्क डन क्या कर रहे हैं हम लोग? हाई टेम्परेचर में छोड़ रहे हैं। ये कब होगा? जब तक देखो यहाँ पे विदाउट एक्सटर्नल, अगर आप एक्सटर्नल वर्क डन नहीं करोगे तो ये पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है। पॉसिबल कब होगा? जब कोई वर्क करवाओगे, स्पेशल कोई वर्क करा रहे तब जाके पॉसिबल करा सकते। जैसे कि आप ऊपर में छत पे चढ़े हो, छत में चढ़ो, मेरे पास हजारों एग्जांपल है। छत में आप चढ़ो, आपको नीचे आना, कुछ नहीं, कूद जाना, सिंपल। भले अलग बात है पैर हाथ टूट जाएगा, लेकिन आपको कोई काम करने का जरूरत नहीं है। या सीढ़ी से नीचे उतरता है लेडल के थ्रू, क्या करते हो? सिंपल पकड़ते पकड़ते नीचे उतर जाता। यही अब वाला लेडल के थ्रू ऊपर चढ़ के दिखाओ तो अच्छा खासा हाइट चढ़ोगे ना, हालत खराब हो जाता, आप थक जाओगे। कभी पहाड़ी चढ़ो, एवरेस्ट वगैरह पे कोई भी थोड़ा बहुत पठारी चढ़ोगे, थक जाते हो हाइट चढ़ते जाते, दम घुटने लगता। क्यों? क्योंकि आप एक्सटर्नल वर्क कर रहे हो, आप अगेंस्ट दी नेचर जा रहे हो, नेचर के अगेंस्ट।
आपको ऊपर चढ़ने के लिए, फिर आप बोलेंगे सर लिफ्ट में तो कोई काम नहीं कर रहा। भाई साहब लिफ्ट काम कर रहा है ना, तो वर्क डन वो मशीन हो गया। तो विदाउट एक्सटर्नल वर्क डन आप लो से हाई की ओर नहीं जा सकते हो। समझ गए मेरी बात? यही बोलता है ये कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच ऑपरेट ऑन अ साइकिल एंड ट्रांसफर हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क डन। हाँ एक्सटर्नल वर्क डन करोगे तो पॉसिबल, लेकिन अगर ये आप नहीं देते हो तो ये इम्पॉसिबल है। क्लियर? क्लियर माय पॉइंट और नॉट? चलिए अब बारी आता सर इसका एग्जांपल क्या, जैसे कि सर अभी हम लोग देखे थे कि केल्विन प्लांक स्टेटमेंट से हम लोग बनाए थे हीट इंजन को। जितना तरह का हीट इंजन होता है जिसमें हम लोग हीट देके वर्क डन करते हैं, वो सर केल्विन प्लांक का ही देन है। उसी के चलते आज के टाइम पे जितना भी इंजन काम कर रहा है, तो सर इसका क्या देन है, इससे किस तरह का हम लोग को आज के टाइम पे इंजन देखने को मिलता है, तो चलो उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूं मैं। तो यहाँ पे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ कि यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन क्यों लेते हैं। कि देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, क्योंकि नेगेटिव वर्क डन यहाँ क्या हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तो नेगेटिव वर्क है क्या है सिस्टम पे काम कर रहा है। जबकि इससे पहले जो मेरा था केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, वो मेरा हीट इंजन के बारे में बताता, ये वर्क डन बाय द सिस्टम था, तो ये पॉजिटिव वर्क था। समझ गए? क्योंकि वर्क मिल रहा था आपको और यहाँ पे वर्क आप कर रहे हो। तो कैसे देखो, सम ऑफ द हीट हीट करो तो सम ऑफ द वर्क वही सेम चीज है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखो Q2 हीट दिया जा रहा सिस्टम को तो पॉजिटिव, और Q1 हीट बाहर निकल रहा तो नेगेटिव, और वर्क डन तो क्या किया जा रहा, क्योंकि किया जा रहा अंदर तो नेगेटिव। तो वर्क अगर करेंगे तो उसको पॉजिटिव करना है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो सॉरी तो Q2 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्क डन इक्वल टू आ जाएगा Q2 माइनस Q1। देखो यहाँ पे आप बोलेंगे सर ये वर्क डन इक्वल टू आपने लिखा Q2 माइनस Q1, तो नेगेटिव आपने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि भले यहाँ पे कुछ नहीं बोलेगा लेकिन आपको मान के चलना कि ये आपका नेगेटिव है। मेरा बात समझ आया? देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, माइनस डब्ल्यू इक्वल टू है Q2 माइनस Q1। लेकिन कभी कभार आपको डायरेक्ट बोलेगा W इक्वल टू Q2 माइनस Q1, तो फिर बोलेंगे सर यहाँ पे माइनस क्यों नहीं मेंशन है। जब भी ये बोलेगा ना कि ये बात कर रहा है मेरा किसका, रेफ्रिजरेटर का, या फिर हीट आपके पंप का, हीट पंप है, हीट इंजन ने हीट पंप का बात करेगा, ये दोनों इसी का एग्जांपल है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जब भी इसका बात करेगा ऑटोमेटिक समझ जाना कि नेगेटिव वर्क ही है, भले नहीं है लेकिन ये नेगेटिव वर्क ही है। और ये भी मेरा फर्स्ट लॉ को वैलिड करता है, सेकंड लॉ को भी वैलिड ये करता है। चलो अब बात करते हैं क्या, एप्लीकेशन ऑफ क्लोसिस स्टेटमेंट। इसका एप्लीकेशन दो होता है। इसका एप्लीकेशन क्या होता है डियर स्टूडेंट, दो होता है। अब कैसे दो होता समझना, अभी मैंने कहा एक डिवाइस है जो मेरा क्या कर रहा है, लो टेम्परेचर से हीट को ले रहा है। लो टेम्परेचर मतलब समझ लो यहाँ पे आपने मम्मी क्या की, आपके घर का फ्रिज जो रहेगा ना, इसी फ्रिज के अंदर यहीं पे आपका दूध रखी है, जैसे मैं बताता हूँ हमेशा, दूध का केतली रखी हुई है। आप क्या करते हो, वाटर बोतल रखो पानी का, आप कुछ फ्रूट वगैरह यहाँ पे रखे हो, कुछ आपने यहाँ पे चॉकलेट वगैरह रखा, डेरी मिल्क वगैरह या फिर केट केट या जो भी है ना, पर्क वगैरह जो भी आप रखो, 5 स्टार रखो, कई सारा इस तरह का चीजें रखो। तो ये पहले से ठंडा, आपको और ठंडा करना, तो इसका हीट को लेता है। Q2 हीट लिया, लोअर हीट को लिया। अब ये Q1 हीट जो होता है, याद रखना यहाँ पे Q1 जो होता है बड़ा होता है Q2 से। क्यों? क्योंकि एक तो हीट ये मेरा लिया डिवाइस, डिवाइस मेरा क्या किया, हीट का लिया, सिस्टम का लिया। अब उस हीट को मुझे हाईएस्ट टेम्परेचर की ओर सेंड करना, तो एक काम करता कंप्रेसर, तो वर्क डन करता कंप्रेसर, वो कंप्रेस करता है और कंप्रेस करके इसी हीट को बाहर छोड़ता है। और कंप्रेस जब करता तो वो एक इंजन है, वो एक मशीन है, तो खुद गर्म होता है। तो एक तो आपका फूड आइटम का हीट और कंप्रेसर का हीट, उन दोनों हीट का काम होता है बाहर निकलना किसका, ऊपर में लगा था कंडेंसर का, जिसको मैं समझाऊंगा आरएसी में। और कंडेंसर क्या करता है, वो हीट को बाहर निकलता कहां पे, सराउंडिंग में। और ये जो हीट लिया रहता है यहाँ पे लगा रहता मेरा क्या, इवोपरेटर, यहाँ लगा रहता मेरा इवोपरेटर। इवोपरेटर तो नीचे लगा रहता है इवोपरेटर, जिसमें ऊपर में कॉइल लगा रहता है। वो क्या करता है, एक तरह से कंडक्टिंग कॉइल है कि ठंडा उधर से रेफ्रिजरेंट पार होता है और आपके गर्मी को लेके वो गर्म हो जाता है और वो जाता है डायरेक्ट कंप्रेसर की अंदर। कंप्रेस करता है और वो फिर निकालता है किसके थ्रू, कंडेंसर। तो यहाँ भी कंडेंसर है, ऊपर में लगा था कंडेंसर जो हीट को बाहर निकालता है सराउंडिंग में, और ये मेरा आपके सिस्टम से हीट को लेता है Q2 और ये मेरा Q1 को हीट बाहर निकालता है। इस तरह से काम करता। अब बारी आता है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको ठंडा करना है रूम को या सिस्टम को। सिस्टम मतलब कि जैसे अभी आपके लिए सिस्टम है ये चीज जो आपका छोटा सा फ्रिज है, उसी के जैसे आप मान लो एसी है, तो दिस इज योर रूम, आप लगाए रूम में एसी। आपका काम क्या है कि ये जो मेरा सर एसी है ना, इस रूम से हीट को बाहर निकाले, तो पूरा हीट को बाहर निकालने का काम है। तो अभी फिलहाल आपके लिए डिजायर इफेक्ट क्या है, डिजायर इफेक्ट है Q2, कि भाई साहब मेरा Q2 अच्छा से काम करे, हीट मेरा सिस्टम से बाहर निकाले। बाकी वो पीछे कितना हीट निकाल रहा, कितना हीट नहीं निकाल रहा, मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो वो कहलाता है मेरा रेफ्रिजरेटर। जब Q2 यूज किया जा रहा है, यूजफुल वर्क हीट है, तो रेफ्रिजरेटर। लेकिन अगर आपको क्या करना है, रूम को गर्म करना है, मेरा बात समझना, Q2 क्या सिस्टम आपका चेंज हो जाएगा ये चीज जब आप, ये मेरे लिए रूम हो गया। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहां से हीट वो ले रहा है,
आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मेरे रूम में कितना हीट आ रहा है, क्योंकि अब ठंडा का दिन आ गया, अब ठंडा के दिन में रूम को गर्म करना है, तो कितना हीट मेरे सिस्टम रूम के अंदर जा रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बाहर में ठंडा, समझ गए, ये मेरा लो टेम्परेचर, जो कि बाहर का ठंडा का दिन है लो टेम्परेचर है, लेकिन मेरे रूम को लो टेम्परेचर से भी हाई करना ठंडा के दिन में, तो ये तो मेरे लिए जब Q2 यूजफुल हो जाता Q1 तो हो जाता वो मेरा हीट पंप, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रूम हीटर। रूम हीटर आपके समझने के लिए क्या इसको कहते हैं, रूम हीटर। लेकिन जब रेफ्रिजरेटर को यूज करते हो तो ये हो जाता मेरा क्या, रेफ्रिजरेटर बोल लो या फिर एसी एयर कंडीशनिंग, तो ये हो जाता मेरा Q2, तब इसको बोलते हैं रेफ्रिजरेटर और हीट पंप। तो दो यूज यहाँ पे देखने को मिल जाता है, दो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, वर्क आपको देखने को मिलता है, दोनों डिजायर इफेक्ट अलग अलग है। समझ गए मेरी बात की नहीं, इस बात को ध्यान रखना है आपको है। इस टाइम पे दिस इज माई सिस्टम, ये मेरा सिस्टम हो जाता है। जैसे कि मेरा बात समझना, मैं आपको अच्छा समझा रहा हूं, आप गए फ्रिज खरीदने के लिए, अगर फ्रिज खरीदने के लिए गए और वो आपको बोले कि सर मेरा ऐसा मैं आपको फ्रिज दूंगा ना, भले आपका ठंडा ना करे, ध्यान देना, Q2 निकाले, बोलेगा ठंडा अच्छा नहीं करेगा सर, टाइम लेगा ठंडा करने, लेकिन सर जो आपका फ्रिज के पीछे वाला पार्ट है ना, पीछे कौन सा होगा, Q1 पार्ट होगा फ्रिज के पीछे, कंडेंसर जहां से हीट निकलता है, सर वहां पे ना कम से कम हीट निकलेगा, क्या बोलेगा, बहुत कम हीट निकलेगा। तो आप क्या बोलेंगे, भाई साहब पीछे कितना हीट निकाले, मेरे को मतलब नहीं, मेरे को मतलब है कि ठंडा अच्छा से कर दे। आपको डिजायर इफेक्ट क्या, Q2, मेरा मतलब है कि मेरे सिस्टम से हीट ज्यादा निकले, पीछे कितनों गर्मी निकाले, कोई दिक्कत नहीं है। रूम को भले मेरा कभी कभी देखिए कोई अगर पुराना फ्रिज रहता ना, तो पुराना फ्रिज अगर घर में रखा हुआ है तो रूम को गर्म कर देता वो फ्रिज, क्यों, कि पीछे बहुत हीट निकलता है। आज के टाइम पे तो हाई टेक्नोलॉजी का निकल गया है कि गर्म बहुत ही कम निकलता है Q2 पीछे से, जो कि पीछे का साइड अगर आप देखते हो ना रेफ्रिजरेटर का ऐसा रहता है, तो हीट भी कम निकलता है। लेकिन पुराने जमाने में बहुत हीट निकलता था, तो अगर किचन में रखते तो किचन पहले से और गर्म हो जाता, किसके वजह से, उस आपके रेफ्रिजरेटर के वजह से। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, आप बोलते हो कितना हीट निकले, मतलब नहीं है, मेरा इंपॉर्टेंट है Q2। लेकिन यही अगर आप रूम हीटर लेते हो, हीटर का बात करते हो, तो फिर आपका बात आता है सर मेरा हीट कहां से ले रहा, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को रूम में बहुत ज्यादा हीट चाहिए, फिर आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है। जैसे पीछे साइड, वही अगर आप क्या करते हो ठंडा का दिन में कि पीछे से कितना हीट निकल रहा, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ गए, वो हीटर की तरह काम करेगा कि मेरे को कहां से हीट लेगा, इन्वायरमेंट से वो हीट ले रहा है या आपके रूम से, और कितना हीट को छोड़ रहा पीछे में, वो इंपॉर्टेंट, तब हो जाता है हीट पंप। तो Q1 जब यूज करते हैं तो वो कहलाता है हीट पंप, और जब Q2 मेरा डिजायर इफेक्ट के लिए यूज करते हैं हो जाता है मेरा रेफ्रिजरेटर। समझ गए मेरी बात की नहीं, तो वही कहा गया हीट पंप व्हेन इफ द Q1 हीट इज यूजफुल और रेफ्रिजरेटर व्हेन द Q2 हीट इज यूजफुल। क्लियर माय पॉइंट नॉट, ठीक है। चलो, तो ये वाली बात यहां से आप लोग को समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो, अब क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है। क्योंकि देखो सेकंड लॉ ना बस यही दोनों स्टेटमेंट में बेस्ड है, ये दोनों स्टेटमेंट खत्म ना तो समझ लो सेकंड लॉ का 50-80% क्लियर हो गया। इसका कुछ कुछ और चीजें है, तो कार्नोट वगैरह है जो आगे चलकर काम आएगा, लेकिन हाँ सेकंड लॉ आपका 2 ही क्लास में खत्म कर देंगे मैं, है ना, खत्म कर दूंगा। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे डी स्टूडेंट, क्योंकि इसको मुझे अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा कि रेफ्रिजरेटर, क्योंकि ये आपका रियल लाइफ में भी काम आता है और एग्जाम में भी काम है, रेफ्रिजरेटर का क्या यूज होता है इसके बारे में समझेंगे, है ना। और फिर बात करेंगे हीट पंप के बारे में, ये दोनों किसका है, दोनों एप्लीकेशन ऑफ क्लोसिस स्टेटमेंट, रेफ्रिजरेटर भी और हीट पंप भी। फिर इन दोनों में हम लोग क्यों सीओपी निकालते हैं, देखना दोनों में हम लोग सीओपी निकालते हैं। अब ये सीओपी कहां से आ गया सर, दोनों में देखो सीओपी का बात करेंगे। इससे पहले हम लोग क्या बात किए थे, इससे पहले हम लोग बात किए थे आपके केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में इफिशिएंसी का। इफिशियंसी को हम लोग ईंटा से दिखाते हैं, ये ईंटा से दिखाया जाता है, ईंटा आप ई जो लिखा गया ई फॉर इंजन का बात करें, इंजन। इफिशियंसी का बात किए थे, जो मेरा बताता आउटपुट बाय इनपुट, लेकिन आखिर मेरा आउटपुट बाय इनपुट क्यों नहीं काम करता, वो अभी आपको पता चलेगा कि आउटपुट इस केस में बदल जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सीओपी लेके चलते हैं। तो सीओपी बात करते हैं रेफ्रिजरेटर का, सीओपी बात करते हैं हीट पंप का। फिर इन दोनों का रिलेशन कहाँ कहाँ पे स्टेब्लिश होता है वो डिस्कस करेंगे, और फिर बात करेंगे कि अगर मेरा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को वोलेट होता है तो क्या मेरा क्लोसिस ही वोलेट कर जाता है। मतलब एक भाई अगर नहीं मानता, जैसे ना था एक दोस्त अगर बोलेगा मुझे मूवी देखने नहीं जाना, तो दूसरा दोस्त भी बोलेगा नहीं यार मुझे भी नहीं जाना, था एक पार्टनर है, जैसा आप अगर आपकी वाइफ है या गर्लफ्रेंड है, आप बोलोगे कि मुझे ना ये पसंद नहीं है, तो हो सकता है आपके पार्टनर भी उसी तरह रहे सपोर्टिव, या फिर उसका ऐसा रहे कि दोनों एक चीज एक ही साथ कोई चीज को डिसाइड करते हो कि अगर मैं नहीं ये मुझे पसंद नहीं है, तो हाँ मुझे भी नहीं, बोले मुझे ये चीज बहुत पसंद है, बोले हाँ मुझे पसंद है, सेम हाल है इन लोगों का। तो उसके बारे में प्रूव करके मैं बताऊंगा कि अगर एक भाई जो है ना नहीं मानता है स्टेटमेंट को, दूसरा ऑटोमेटिक वो भी स्टेटमेंट को नहीं मानता है, ये पूछा जाता क्वेश्चन, इसको समझेंगे। एंड फिर इसके बाद हम लोग आगे और कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि होने वाला है नेक्स्ट क्लास में। तो उम्मीद करता हूं आज का क्लास काफी हेल्पफुल रहा होगा, आज के क्लास में आप काफी चीजों को समझे होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।